वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नेहा। दिस इज़ नेहा खुराना। सो गाइज, आज मैं आपको करवाऊंगी मैथ पेडागोगी के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, 15 क्वेश्चंस हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मेरे पुराने व्यूवर और जो सब्सक्राइबर हैं उनको मैं बता दूं कि मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर लिया है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी, तो वीडियो को पूरा पूरा देखिएगा प्लीज़। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो ज़रा सा भी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लास्ट में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि कक्षा में गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए और उनका उपयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। गणित से डरने वाले बच्चों को कक्षा में आपस में बातचीत करने में सक्षम होना चाहिए। गणित के विषयों के बारे में कक्षा में बहस आयोजित करनी चाहिए। या बच्चों को गणित की कक्षा में प्रमेय और सूत्रों के वाचन में मतलब कि सक्षम होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि बहस आयोजित करना कोई भी समझदारी की बात नहीं है। ठीक है, आपस में बातचीत करना कितना, मतलब हम जो गणित से बच्चे जो ऑलरेडी डरे हुए हैं तो वो कितना बातचीत कर लेंगे। और सूत्रों के वाचन में सक्षम होना चाहिए, ये भी इतना उपयुक्त नहीं है प्राथमिक कक्षा में। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है गाइज, वो बिल्कुल करेक्ट है। ये सीटेट 2018 में जो ये क्वेश्चन आ गया है कि गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए और उनका उपयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में क्या होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बच्चे। तो एक जो नंबर है आपका कंप्लीट हो गया और फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है। यहाँ गाइस बात हो रही है उच्च प्राथमिक स्तर की। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और DSSS में क्वेश्चन आ गया है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, एक समस्या को कई बार हल करना, किसी समस्या को हल करने की विभिन्न तरीकों की खोज करना, या सभी सूत्रों को याद करना, या शिक्षक बोर्ड पर जो लिखता है उसका सही ढंग से नकल करना। अब सूत्र सारे एक साथ याद नहीं हो सकते, और एक समस्या को हम कितनी बार कई प्रकार से हल करना तो बेवकूफ़ी है। लेकिन कोई एक समस्या है तो उसके हम विभिन्न तरीकों की खोज कर सकते हैं। तो जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है सेकंड। तो इस तरह सेकंड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम के वांछित मूल्यांकन अभ्यास पर प्रकाश डालता है। वांछित मूल्यांकन पर फर्स्ट ऑप्शन है, विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए केवल कागज कलम वाला कार्य उपयुक्त है क्योंकि उनमें सही उत्तर की आवश्यकता होती है। विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए वार्तालाप करना और एक एक विचार विमर्श करना भी लाभदायक हो सकता है। आकलन उत्पादन के अनुकूल और विद्यार्थियों के उचित उत्तर पर केंद्रित होना चाहिए। विद्यार्थियों के अनुचित उत्तरों की अधिकांश उपेक्षा कर देनी चाहिए क्योंकि हमें विद्यार्थियों की क्षमता पर केंद्र स्थापित करना है। देखिए, केवल यहाँ आ गया है तो कागज कलम, तो ये बिल्कुल गलत हो गया है। ठीक है, आकलन कितना हो जाएगा उसके उचित उत्तर पर, अगर वो ना दे सका तो इसका मतलब हम उसको डिमोटिवेट करेंगे। और अनुचित उत्तर भी, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। राइट ऑप्शन है हमारा, विद्यार्थियों को आकलन करने के लिए वार्तालाप करना और एक एक विचार विमर्श करना भी लाभदायक हो सकता है। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ये सीटेट 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, गणित में शिक्षार्थी की रुचि और अभिवृत्ति को परखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन नीतियां प्रयुक्त हो सकती हैं। ये केवीएस टीजीटी 2017 में आ गया है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, पोर्टफोलियो परियोजना, कागज पेंसिल परीक्षण, मौखिक परीक्षा, कागज पेंसिल परीक्षा, कक्षा की सहभागिता, जांच सूची, पोर्टफोलियो, कागज पेंसिल परीक्षा, या फोर्थ ऑप्शन में सभी आगे हैं। देखिए, जांच सूची भी आ गई है, पोर्टफोलियो भी आ गया है, कागज पेंसिल परीक्षण नहीं है, परियोजना आएगी कि किस तरह हम परियोजना बना सकते हैं, ये मूल्यांकन की प्रमुख नीति है, और कक्षा की सहभागिता। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चों को समय की अवधारणा को प्रस्तावित कराने के लिए प्रारंभिक गतिविधि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी की जानी चाहिए। अगर हमने बच्चे को समय सिखाना है तो प्रारंभिक गतिविधि हमारी कौन सी होनी चाहिए। समय से संबंधित वाक्यांशों के साथ पूर्व अनुभव के बारे में चर्चा करना,
बच्चों को पढ़ाना कि घड़ी में समय को कैसे पढ़ाया जाए, बच्चों को पढ़ाना कि बीते हुए समय की गणना की कैसे की जाए, और विभिन्न इकाइयों में समय का रूपांतरण करना। अब ये नहीं हो सकता कि हम विभिन्न इकाइयों में कैसे रूपांतरण कर सकते हैं। अब कैसे पढ़ाया जाए, घड़ी में समय को कैसे पढ़ा सकते हैं छोटे बच्चे को, तो और समय की गणना भी कैसे कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि समय से संबंधित जितने भी वाक्यांश हैं उनके पूर्व अनुभव है उनको उनके साथ जोड़ सकते हैं और उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट और ये एनवीएस में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। एक विद्यार्थी बीजगणित की उन शाब्दिक समस्याओं को हल नहीं कर सकता है जिनमें स्थानांतरण सम्मिलित होता है, तो सर्वोत्तम उपचारात्मक योजना है संख्याओं के स्थानांतरण के अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न देना, अन्य भाषाओं की शाब्दिक समस्याओं के अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न देना, छात्र को शाब्दिक समस्या का अर्थ आसान भाषा में समझाना, या विकल्प विधि से समानता प्रत्यय को समझाना। देखिए अब इसमें कैसे हो सकता है, हम अधिक प्रश्न कितने दे देंगे और हमने उनको कहना है कि हमने बीजगणित की शाब्दिक समस्या को हल करना है। ठीक है, और अन्य भाषाओं को हम क्यों तवज्जो देंगे, हम तो बीजगणित की बात करेंगे। और ये विकल्प विधि से समानता प्रत्यय को समझाना ये भी हो सकता है गाइस, और छात्र को शाब्दिक समस्या का अर्थ आसान भाषा में समझाना तो ये भी हो सकता है। लेकिन जो राइट ऑप्शन दिया गया है वो ये दिएगी कि विकल्प विधि से समानता प्रत्यय को समझना, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। 6 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। आकार पढ़ाते समय एक शिक्षक ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा की योजना बना सकता है क्योंकि अवकाश समय प्रदान करने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिकांश पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो चुका है। यह संचार कौशल में सुधार करने का अवसर होगा। आकार हर वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा है और इस तरह की यात्राएं विषयों के संबंध को प्रोत्साहित करती है। शिक्षा बोर्ड द्वारा फील्ड ट्रिप की सिफारिश की जाती है, इसलिए इसका आयोजन आवश्यक किया जाना चाहिए। कूट दिया गया है ए और बी, सी बी और सी, ए सी डी। तो राइट ऑप्शन गाइज यही है कि जो आकार है वो हर वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा है। बी ऑप्शन इज करेक्ट है इसमें। इस तरह की यात्राएं विषयों में संबंध को क्या करती हैं, प्रोत्साहित करती हैं। प्रोत्साहित शब्द आ गया है तो गाइज यही हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा गणित में की गई अशुद्धियों के समसामयिक निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता है। ध्यान से पढ़िएगा, नहीं डालता है। क्या करना चाहिए, उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए, वे अधिगम का हिस्सा है, वे जानकारी प्राप्त करने का मूल्यवान स्रोत है, और वे अध्यापिका का उसकी कक्षाओं की आयोजना तैयार करने में क्या कर सकती है, मार्गदर्शन कर सकती है। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि आयोजना बनानी है। एक शिक्षिका को क्या मिल सकती है, इसमें बहुत बड़ी हेल्प मिल सकती है, वो मार्गदर्शक भी कर सकती है। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट और सीटेट 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। छात्र के विकास की निगरानी करना, निर्देशक निर्णय लेना, पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, और प्रदर्शन के आधार पर बच्चों की रैंकिंग करना। मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा। तो पहले तो वो जानेंगे कि जो उद्देश्य हैं। अब इससे छात्र के विकास की निगरानी हम कर सकते हैं। ठीक है, मूल्यांकन के द्वारा हम छात्र के विकास की क्या कर सकते हैं, निगरानी कर सकते हैं, निर्देशक निर्णय भी ले सकते हैं, और पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का भी हम कहीं ना कहीं मूल्यांकन कर सकते हैं। हम इनके प्रदर्शन के आधार पर बच्चों की रैंकिंग करना कहां तक ये सही होगा, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। एक शिक्षक ने कक्षा 8 के बच्चों को क्षेत्रफल मापन सिखाया है, लेकिन उनके कई छात्र क्षेत्रफल और आयतन की विभिन्न इकाइयों के उपयोग के बीच उलझन में हैं। बच्चों में इस तरह के भ्रम का कारण क्या हो सकता है कि बच्चों को क्षेत्रफल की इकाइयों का उपयोग नहीं आता था, बच्चों ने विभिन्न इकाइयों को याद नहीं किया है, अलग अलग इकाइयों को उनके दैनिक संबंधित किए बिना सभी को एक साथ बताया गया है। तो कक्षा 8 के शिक्षार्थी के लिए क्षेत्रफल मापन की अवधारणा एक कठिन विषय है। जहां कहीं भी दैनिक जीवन से दैनिक संबंधित कहीं आ जाए तो बिना देखे वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ की रणनीति क्या होती है, हतोत्साहित करनी चाहिए। तो पहले ही काट दीजिए, कोलापूर्ण बनाती है, इसमें कोई वो नहीं है कि अगर शोर होगा तो कैसे करेंगे। बच्चों के बीच तनाव आ गया तो ये भी कट हो जाएगा।
बच्चों को उनकी विचार या समझ व्यक्त करने और आलोचनात्मक रूप से उसको क्या करती हैं, सोचने में मदद करती हैं। ये DDT प्लस BRT में आ चुका है क्वेश्चन, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। गणित के समावेशी कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए आपकी क्या नीति होगी? कि उच्च प्राप्त करने वाले बच्चों के साथ जोड़ दे, गलत। उनके लिए वैकल्पिक अध्यापन की और आकलन पद्धति की अभिकल्पना करेंगे। गणित के बदले कोई दूसरा विषय दे देंगे। शिक्षार्थियों को विशेष शिक्षक के पास भेजेंगे। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। उनको हम क्या करेंगे, वैकल्पिक अध्यापन अधिगम करवाएंगे और आकलन जो उनकी पद्धति है उनकी भी क्या करेंगे, अभिकल्पना करेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? मैं यहाँ बात कर रही हूँ उच्च प्राथमिक स्तर की। तो देखिए, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, ये माध्यमिक स्तर पर आ जाएगी। गतिविधि आधारित अधिगम, ये अधिगम हो गया। तो समस्या समाधान विधि जो राइट ऑप्शन है हमारा 4, कि अगर हम किसी उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चे को हम समस्या देंगे तो उसका वो समाधान वो खुद करेगा। तो समस्या समाधान विधि इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा में गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आयोजित करना, ये दोबारा वही क्वेश्चन आ गया तो गलती हो गई है ये। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट था। ठीक है, ओके। तो गाइज ये गलती से आ गया था। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसको हिट जरूर कीजिएगा और ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, तभी आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलेगी। तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्टडी विद नेहा चैनल नेम जो है चेंज कर लिया है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।